अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस महमूना फजल ने, जो होप दैट इज़ हाउस ऑफ प्रॉपर एजुकेशन के नाम से एक सेटअप चला रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और होप के बारे में मज़ीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस महमूना कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्किंग, जिस तरह से आप ये सेशंस लेते हैं। और थैंक यू सो मच। राइट। तो मिस महमूना, हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि हम ये पूछना चाहेंगे कि होप जो है क्या है, कब से काम कर रहे हैं आप लोग और कहाँ पे काम कर रहे हैं कराची में? जी ये बेसिकली कराची में सादी टाउन नियर सफूरा गोट यहाँ पे है। हम लोग मेरा अपना घर है जिसमें मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है 1 रूम का। तो ये मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री 2022 में, मार्च में। 2022 के मार्च में इसका मैंने एक विजन रखा था। उस टाइम पे कोई इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन एक विजन रखा था, एक सेटअप बनाया था बकायदा कि अब यहाँ से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमें 2 साल होने वाले हैं, मतलब अगले मार्च में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे होप में आप लोग किस किस्म की सर्विसेज या क्या सर्विसेज दे रहे हैं अभी? यहाँ पे एक तो रेमेडियल सेशंस होते हैं। जैसे आपको पता होगा, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, कोई ऑटिज्म, कोई डाउन सिंड्रोम, कोई आईडीडी। माइल्ड टू मॉडरेट हमारी सर्विस है, फॉर माइल्ड टू मॉडरेट, क्योंकि ये बच्चे एकेडमिकली हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी हद तक इनको लेके जा सकते हैं। तो मेरी सर्विसेज माइल्ड टू मॉडरेट में है, फॉर एज ग्रुप एज 3 till एज 10। तो ये एजेस हैं, इसमें मैं बच्चों को लेती हूँ। अच्छा, इसमें दो तरह की सर्विसेज हैं, एक होम स्कूलिंग है और एक रेमेडियल सेशन है। होम स्कूलिंग में ये होता है कि जैसे एक बच्चा है, वो नॉर्मल सेटअप में नहीं चल पा रहा, जैसे उन्होंने उनके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, टीचर नहीं समझ पा रहे या पीयर ग्रुप का प्रेशर है, कुछ है। तो वो बच्चे जो अभी उन्होंने हटा दिया है या स्कूल वालों ने कहा आप इनको घर में रखें, तो उनको, मतलब उनका टाइम वेस्ट ना हो, मेरे पास आके वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। जब किसी हद तक स्कूल रेडीनेस उनकी हो जाएगी तो फिर वो स्कूल ज्वाइन करें। तो एक तो ये सर्विस है। दूसरी सर्विस ये है कि कोई भी कहीं भी स्कूल में जाता है बच्चा, उसको बस एक्स्ट्रा आवर्स की जरूरत है, तो वो रेमेडियल सेशंस होते हैं, तो फिर वो उनके साथ फिर हम सेशन कर लेते हम्म। अच्छा, आपने ये कहा कि जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं जैसे ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, माइल्ड टू मॉडरेट को आप सर्व कर रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास ऑटिज्म या ऐसी डेवलपमेंटल डिलेज वाले और आते हैं बच्चे, तो कुछ की तो असेसमेंट हुई होती है या डायग्नोसिस एक्चुअली हुआ होता है और कुछ का नहीं भी हुआ होता। तो जब आपको ज़रूरत होती है तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? किसी को रेफर करते हैं? कुछ आपने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं प्रोफेशनल? कैसे करते हैं वो काम? हैं। जी जी, हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे आते हैं उनके डायग्नोसिस नहीं होते, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि डायग्नोसिस पहले हुआ हुआ हो। उससे फिर हेल्प आउट होता है कि अच्छा ठीक है, ये बच्चा इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो अब इसको ऐसे लेके चलना है। और मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं खुद से डायग्नोसिस भी नहीं कर सकती, तो फिर मैं, मेरा कंसर्न ये होता है कि आप डायग्नोसिस करवाएं, फिर जो रिपोर्ट आए उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। तो मैं इसके लिए आईसीपी को रिकमेंड करती हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मेरे पास अक्सर 2-3 बच्चों को मैंने वहीं पे भेजा, वहीं से असेसमेंट करवाया। उनका असेसमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त, मतलब अच्छा। रिलायबल होता है। हम्म। तो ये आईसीपी जो है ये कराची यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच्ड है या इनसे उनका ताल्लुक है डायरेक्टली, या ये अलग इंडिपेंडेंट है? कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, लेकिन इनकी बिल्डिंग अलग है, जौहर में है।
तो ये ओके। वहीं पे मैं उनको रिकमेंड कर लेती हूँ फॉर असेसमेंट भी और फॉर स्पीच थेरेपी भी। जैसे बच्चों की अगर स्पीच थेरेपी नहीं हुई भी, क्योंकि हम स्पीच थेरेपी को नहीं करें ना, तो उसके साथ साथ स्पीच थेरेपी भी उनकी वहां पे चलती रहे, यहाँ पे वो अपने एकेडमिक्स गोल्स पूरे करते रहे। हम्म। अच्छा, आपने जिक्र किया कि रेमेडियल सेशंस भी होते हैं एंड होम स्कूलिंग भी होती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए दोनों पे काम करने के लिए डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि प्योरली वन ऑन वन सेशंस पे तो नहीं काम होता होगा, फिर कुछ ग्रुप सेशंस भी होते होंगे, तो कैसे काम करती हैं? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आप डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके से कैसे काम करते हैं आप लोग। बेसिकली तो इन पे वन वन ही काम हो सकता है अगर हम देखें, क्योंकि इनको अटेंशन की बहुत नीड होती है। अगर हम इनके साथ किसी और बच्चे को बिठा दें, चाहे वो इनकी ही कैटेगरी का भी हो, सेम माइंडसेट, सेम जो भी इनके चैलेंजेस हैं, लेकिन तब भी वो बच्चे इरिटेट होते हैं, उनको होता है नहीं बस सारी अटेंशन मुझे दी जाए। लेकिन हम सिर्फ ग्रुप सेशन तब लेते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको सोशलाइजिंग की नीड है। तो फिर हम एक ग्रुप सेशन रख लेते हैं इवनिंग के टाइमिंग्स में, ताकि वो बच्चा सोशलाइज कर ले, बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ ना हो जाए उसका, तो सोशलाइज कर ले। मॉर्निंग में उनके वन ऑन वन सेशन होते हैं, जिनमें सोलली उनके ऊपर आईपी बना के उनकी एकेडमिक्स पर ही काम किया जाता है। हम्म। राइट। अच्छा, क्या मैं ये भी पूछना चाहूँगा अभी ये साथ ही कि ये तो वो बच्चे हैं जो आपके पास फिजिकली आपके सेटअप पे आ रहे हैं, तो क्या आपने अभी ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू की हैं या नहीं, या आगे करने का इरादा है? अभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर। लेकिन मुझे मेरा थोड़ा माइंड ये होता है, सबके जैसे अपना एक होता है, मुझे होता है हम्म। जब तक मेरे सामने बच्चा ना हो ना, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा अच्छा काम नहीं हो सकता। वो ऑनलाइन एक थोड़ा एक स्पेस, एक वो आ जाता है ना। लेकिन हम्म। अगर हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और ऐसा कुछ हुआ तो जरूर इंशाल्लाह, क्योंकि मकसद तो बच्चों की एजुकेशन ही है, चाहे वो कहीं भी हो। हम्म। नहीं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ये सर्विसेज जो हैं बड़े शहरों की हद तक, काफ़ी हद तक महदूद हैं या कंसंट्रेटेड हैं उधर ही, तो ऑनलाइन से किसी हद तक दूर वाले लोगों की भी हेल्प हो सकती है हाँ बिल्कुल। ना होने के मुकाबले में। हम्म। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि आप अगर अपना भी तारुफ थोड़ा सा करा सकें। हमने आपके सेटअप का तो हमें थोड़ा अंदाजा हुआ, तो आपकी अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज वो किन चीज़ों में? मैंने मास्टर्स के स्पेशल एजुकेशन में, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, उसके बाद हम्म। मैंने वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप की डिफरेंटली एबल बच्चों में, जिसमें ज़्यादातर मेरा फोकस आईडीडी बच्चों के साथ रहा है। मतलब जिनका वो मेंटली जो डिले होते हैं, स्लो लर्नर्स हो गए, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबल, उनके साथ मेरा ज़्यादा रहा है वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप में। फिर मैंने इसी में एक दो जगह जॉब्स भी की थी। तो फिर उसके बाद मुझे वहां से एक्सपीरियंस हुआ, फिर यहाँ पे भी मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं वो इसी कैटेगरी के आते हैं। तो ज्यादा मेरी जो एक्सपर्टीज है ना वो अब ऑटिज्म में हो चुकी है। अगर मैं कहूँ हम्म। इन सब में भी ना, स्लो लर्नर, डाउन सिंड्रोम में भी मुझे ज्यादा ऑटिज्म का हो गया है कि अच्छा ऑटिज्म के साथ ऐसे लेके चल रहा है। क्योंकि ऑटिज्म भी हम्म। एक स्पेक्ट्रम है, उसमें भी हर बच्चा एक डिफरेंट होता है। तो एग्जैक्टली। ऑटिज्म का अगर मैं कहूँ तो उसमें मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा बन चुका है। राइट। तो अगर हम ये पूछें कि आपके सेटअप की कोई ऐसी मुनफरद खुसूसियत भी है, बहुत से सेटअप अपनी मुनफरद खुसूसियत बयान कर रहे होते हैं, तो एक तो ये भी बताइएगा, और दूसरा ये भी बताइएगा कि तशनगी है मुझे अभी भी कि अपना सेटअप बनाने का ख्याल आपको कैसे आया, और इसके बारे में भी थोड़ा अगर बताएं। हाँ जी, मैं बता देखिए, हमारे सेटअप की खुसूसियत ये है, एक आपको एक होमी इन्वायरमेंट मिलेगा, बस एक ये मैं मुझे जो लगता है। जैसे स्कूल्स वगैरह में बच्चों को स्ट्रेट बैठना है, रूल्स को फॉलो करना है, वो उस कंडीशन में हो या नहीं हो उन्हें करना है, क्योंकि अब वो स्कूल में है। यहाँ मेरा कोई ऐसी डिमांड नहीं होती। अब जैसे बच्चा आया है, अगर तो जैसे स्कूल के साथ वो एक्स्ट्रास ले रहा है, थका हुआ है, मैं कहती हूँ थोड़ी देर लेट भी जाओ, आराम करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि अगर जब तक हम बच्चे को कंफर्ट नहीं देंगे तब तक बच्चा पढ़ नहीं सकता, मेरी ये थिंकिंग है। अगर मैं उसको कहूँ नहीं बस ठीक है अब तुम आ गए हो, स्कूल है ये भी, और ठीक से बैठो ठीक से करो, तो वो कितने दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो बच्चा यहाँ से भी चला जाएगा। मतलब उसका वो पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे जरूरी ये है कि बच्चे को कंफर्ट देना, ये
है यहाँ की खूबसूरत। दूसरा ये हम्म है कि कैसे स्टार्ट किया, कैसे मेरा दिमाग गया। तो उसके लिए ये है कि मैंने एक दो जगह, जैसे मैंने बताया, जॉब्स की, डिफरेंट इंस्टीट्यूट को देखा वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप में। तो मैंने यही चीज नोटिस की कि अब खैर मैं अब किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैंने एक चीज ये नोटिस की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, कि बच्चे वहां पे 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, उनमें जरा बराबर भी ना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। वो जिस उसमें है वैसे के वैसे। और जो टीचर्स हैं या जो उस इदारे के ओनर हैं, उनको भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि मतलब इनमें कोई इम्प्रूवमेंट है। कुछ ना बिजनेस माइंडसेट बन जाता है, हम्म लाइक बस हम्म वाला। तो उससे मैं बहुत ज्यादा ना वो हो गई थी, इससे को ना मेरा माइंड, मैंने कहा नहीं, अगर मैंने पढ़ा है तो पढ़ाई तो मेरी भी वही है ना, तो मैं खुद से भी कुछ कर सकती हूँ, बजाय हम्म इसके कि मैं रिलाय करूँ कि इंस्टीट्यूट अच्छा ढूंढूं ये वो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना एक सेटअप स्टार्ट करती हूँ। और मुझे नहीं लगता था कि वो इतना आगे तक जाएगा, मुझे लगता था शायद 2-3 महीने की कहानी है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो ये बताइए कि अभी आप सिर्फ खुद से इंडिविजुअली इन इस सारी चीज को देख रहे हैं या आपके साथ कोई और भी प्रोफेशनल है? कैसे कर रही हैं आप? मेरे साथ मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन में ऑनर्स डिग्री ली है, तो वो भी अच्छा, मेरे साथ होती माशाल्लाह। हैं नहीं तो हेल्पिंग आउट ये करने के। सारे घर ने स्पेशल एजुकेशन में ही मास्टर्स करना है क्या? जी, हम दोनों ने स्पेशल एजुकेशन किया है, तो और अब वो साथ साथ अभी उनका इरादा साइकोलॉजी का भी है। तो हम्म हमारा ये एक तरह से मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए समझे काफी हो जाते हैं। अगर कहीं मुझे ऐसा लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, वो मुझे गाइड कर देती हैं, फिर इस तरह से ना एक दूसरे की हेल्प हम्म भी हो जाती है। या अगर एक सेशन चल रहा है, दूसरे बच्चा आ गया है, तो वो उसको देख लेगी, फिर मैं उसको देख लूंगी, तो एक अच्छा रहता है कि स्पेशल एजुकेटर हो तो वो फिर समझ लेगा। हम्म। अच्छा, तो इस खास इस पर्टिकुलर फील्ड में, रिहैब फील्ड के जितने भी लोग हैं, ये ज़रूरत पड़ती रहती है कि वो अपनी एजुकेशन को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करते रहें। नई रिसर्च, नई चीज़ें आती रहती हैं, नई टेक्निक्स आती रहती हैं। तो उसके लिए फिर आप कैसे करती हैं कुछ मेहनत, फोकस उस चीज़ पे भी करती हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, और आप पुराने होते जा रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज और वो सब चीजें। तो इसके लिए यही है कि डिफरेंट वेबिनार्स, डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स, जो कि जैसे किसी ने आईबीए किया हुआ है, किसी ने एबीए थेरेपी की वो बता रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, इस तरह के जो भी हैं वो मैं लेती रहती हूँ साथ साथ, ताकि मुझे नो हाउ होती रहे। और हम्म डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज कर लिए फील्ड से रिलेटेड, तो ताकि मैं फिर उस ट्रैक पे रहूं, ऐसा ना हो कि मैं पीछे हो जाऊं और फिर बच्चों को वो चीज ना मिल सके जो हम्म रिक्वायर्ड है। राइट। अच्छा, ये बताइए कि अपनी ट्रेनिंग या उस पर तो फोकस कर रही हैं, तो हमने ये देखा कि पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इस फील्ड में गाइडेंस देने की और उनकी ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, ताकि ज़्यादातर टाइम तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ घर पे गुजारना है। तो उसके लिए उनको क्या, कैसे गाइड करती हैं, काउंसल करती हैं, ट्रेन करती हैं, कुछ किसी हद तक कैसे करती हैं? जी 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 जी। मेरा फोकस यही होता है कि पेरेंट्स का माइंड जो है ना, वो मैं देखती रहूं कि वो अभी किस हद तक है। अगर वो डिप्रेस हैं तो काउंसलिंग कर दी उनको, थोड़ा अगर मोटिवेशन की जरूरत है थोड़ा पुशअप कर दिया। अगर उनको वैसे ही वो जैसे होते हैं ना, डिफरेंट बिहेवियर्स आ रहे होते हैं बच्चे में, ऑटिज्म में तो हम्म बहुत ज्यादा होता है, आज ये है कल क्या है कुछ नहीं पता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बातचीत कर ली, अच्छा ठीक है, आप देखिए आपके घर के इन्वायरमेंट में ऐसा क्या है जो बच्चे को ट्रिगर कर रहा है। तो एक तरह से ये घर और इंस्टीट्यूट दोनों का मिलके ही फिर होता है जो वर्कआउट करता है। तो मेरा हम्म बहुत फोकस रहता है कि घर पे देखें घर पे क्या है, और मैं इसी तरह से ना छोटी छोटी एक्टिविटीज घर के लिए भी देती रहती हूँ, ताकि पेरेंट्स जो है वो यहाँ भेज के भूल ना जाए, उन्होंने घर में भी बच्चे के साथ लगना है, टाइम देना है। हम्म। अच्छा, ये बताइए, जो कि पेरेंट्स या जो सुनने वाले होते हैं वो इस चीज़ पे भी ज़रूर ये क्वेश्चन उनका फेवरेट होता है कि सेटअप की जो कॉस्ट है, कैसे सेशन को उसका एक्सपेंस होता है, उसके बारे में अगर थोड़ा आइडिया बता सकें हम। जी अच्छा, वैसे तो ये मेरा सोनली पेरेंट्स पर ही है, कि जैसे अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है पेरेंट्स को, तो सेशन की प्राइस कम कर दी या फ्री कर दिया, या अगर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं
तो फिर मेरा होता है 700 पर सेशन। लेकिन ज्यादातर अभी तक मेरा जो है वो 500 पर ही है, क्योंकि जो आजकल के इन्फ्लेशन चल रही है हम्म। और हालात चल, तो 500 ऐसे तक है मेरा। ही, हम्म। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी हमने देखा कि पेरेंट्स जो है वो बाकी जगहों पे भी बहुत ज्यादा डिमांड करते हुए नजर आते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें, और ताकि हम भी देखें कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं और फिर हम उसी तरह कर सकें घर पे भी मुख्तलिफ चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को देख सकें। तो पेरेंट्स आपसे भी डिमांड करते हैं, तो फिर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ, जी जी, डिमांड भी करते हैं कुछ और कुछ नहीं भी करते। हर तरह के पेरेंट्स होते हैं ना। लेकिन मेरा हम्म। कंसर्न यही होता है, मैं जैसे बच्चा आया है तो अभी आपको मैं नहीं कहती कि आप बस जो है वो सेशन की फीस शुरू कर दें। मैं कहती हूँ 2 दिन ऑब्जर्वेशन की दें, बच्चा भी मुझे ऑब्जर्व करे, मैं बच्चे को ऑब्जर्व करूँ, बल्कि आप भी बैठ जाएं 1 दिन या 2 दिन, आपकी अपनी मर्जी है। आप भी हम्म। देखें कि मैं कैसे डील कर रही हूँ। होता है ना पेरेंट्स को कि भाई सेशन नहीं देखने दे रहे, एक हम्म। क्यूरियोसिटी होती है कि हम्म। पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर सेशन में। तो मैं कहती हूँ आप हम्म। देख लें बैठ के, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। हम्म। सही। अच्छा, ये बताइए कि जो पेरेंट्स या केयर गिवर्स देख रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए कोई भी ऐसा सेटअप या कोई प्रोफेशनल, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन के पास जाना चाहिए और कैसे सेटअप में जाना चाहिए, कैसे वो ख्याल रखें कि हाँ ये अच्छा सेटअप है, किन बातों का ख्याल रखें? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो पर्सनैलिटी है, जैसे जो ले रही है सेशन, जो भी थेरेपिस्ट हैं, उनका एक तो अपनी कितनी कमांड है उस चीज में, फील्ड में। क्योंकि अक्सर आजकल स्कूल्स में ऐसा हो रहा है जो वो स्पेशल एजुकेटर्स के अलावा भी लोगों को हायर कर रहे हैं, क्योंकि जॉब की इतनी पता है आपको जरूरत है, तो किसी को भी हायर कर रहे हैं। तो एक तो वो कितना एलिजिबल है इस फील्ड के लिए, सबसे पहले तो ये देखें। दूसरा, चले अगर आपका ये हो गया, टिक लग गया कि ठीक है वो स्पेशल एजुकेटर ही है या कोई थेरेपिस्ट है, फिर आप आगे ये देखें कि वो बंदा मतलब पेशेंस है उसके अंदर या नहीं। मुझे लगता है और चीज यही है स्पेशल एजुकेशन के, अगर एक लफ्ज में कहूँ, पेशेंस। तो अगर हम्म। उसके अंदर पेशेंस है, कंपैशन है, लव है बच्चे के लिए, जैसे कि एक माँ की तरह वो सोच रहा है। मेरे साथ ऐसा होता है, अक्सर बच्चे मुझे मामा कह देते हैं। तो लाइक एक वो मामा की वाली चीज या अपनी वाली चीज, उनको टीचर से अपनायत फील हो, ये ना हो कि ये पता नहीं कौन आ गई, चलो बस इसका सेशन गुजारो और भागो। तो एक वो हम्म। अपनायत वाली चीज आपको लग रही है, एक होता है माँ को पता चल जाता है ये बंदा मेरे बच्चे को सही डील कर रहा है, तो अगर आप वहां से आपको वाइब्स अच्छी आ रही हैं तो फिर आप स्टार्ट कर दें सेशन। हम्म। अच्छा, ये तो काफी अच्छी बात की कि पेशेंस एक मतलब ऐसी चीज है कि वाकई वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि हमें हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि अभी भी हम बहुत से ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस यूज कर लेते हैं जो कि बाकी जगहों पे obsolete हो चुके हैं, नहीं यूज होते, नहीं प्रेफर किए जाते। तो आप क्या समझती हैं कि ये अच्छे अच्छे जो सॉफ्ट अल्फाज आ गए हैं अब मार्केट में, तो उनकी वजह से बच्चों पे और बच्चों के पेरेंट्स पे फर्क भी पड़ता है इनके इस्तेमाल करने से? जी जी, बिल्कुल पड़ता है फर्क। क्योंकि अब जैसे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्केट में लेके जा रहे हैं या इधर उधर, वर्ड्स तो क्या, जो एक फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं सोसाइटी की आंखों और हम्म। ये सब, वो ही बहुत बड़े होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कि वो सोचे कि अच्छा भाई अगली दफा से मैं इसको घर बिठा के जाऊंगा। तो वो नहीं होना चाहिए। मैं तो बल्कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करती हूँ, आप चेहरे ही नहीं देखें, आप बच्चों को सोसाइटी में इन्वॉल्व करें। उनको पुशअप करती हूँ मैं कि आप ये नहीं देखें। अक्सर पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि वो लेके जाते हैं, और यही करना चाहिए। लेकिन हाँ, हम्म। हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हो रहा है अभी भी, नाम भी ऐसे यूज कर रहे हैं, अभी भी ऐसे एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ हद तक अवेयरनेस आई है, जिसका बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो ये है कि हमें जो अच्छे अच्छे नाम आए हैं, हम खुद भी लें, पेरेंट्स भी लें बात करते हुए। वो भी कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि फिर हम कहते हैं आप ही ने कर दिए, तो बाकी तो फिर जाहिर है। हम्म। तो ध्यान रखें, ख्याल में रखें कि किस वक्त आप क्या बात कर रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा भी हम्म। फिर उस तरह से ना कॉन्फिडेंस उसका लूज होता है। सही सही सही। ये काफी अच्छा आपने रेज किया पॉइंट के बोलने के अलावा एक्सप्रेशन जो हैं लोगों के, उन पे भी जो है वो मेहनत करने की जरूरत है, या लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि अगर वो लफ्ज कुछ ना भी बोलें, उनके एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ कह जाते हैं कई दफा। वेरी इंटरेस्टिंग।
अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि इस रिहैब फील्ड को, अब आपको 2 साल हो गए हैं इस को चलाते हुए, रिहैब फील्ड में हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या आपको किस चीज़ की कमी नज़र आती है एज किसी भी, हम किसी प्रोफेशन को पॉइंट आउट किए बगैर हम कहें कि हमारे एज ए जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं रिहैब फील्ड के जितने भी हैं, हमको किन चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम इस फील्ड को मजीद निखार सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ऑनेस्टी की जरूरत है। आपके दिल में हम्म। अल्लाह का खौफ हो। आपने सिर्फ इसको एज अ बिजनेस नहीं बनाना। मैं कभी भी इसको एज अ बिजनेस नहीं बनाती। आप सबसे पहले यही है, चाहे आप बड़ा इदारे हैं चाहे आप छोटे हैं, आपका छोटा सा सेटअप है, अगर आपका बिजनेस माइंड होगा ना, तो आप बच्चे के साथ ऑनेस्टी से वर्क नहीं कर सकते। अगर आपका ये माइंड होगा कि मैंने हर रोज मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करनी है, तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। और जब बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी तो पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। तो उससे भी आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। बस आपने बिजनेस पे फोकस नहीं करना कि जो है बस डिजिट बढ़ते रहे मेरे और ये सब होता रहे, क्योंकि अक्सर हम्म। इदारे इन पे फोकस कर रहे होते हैं तो बच्चों पे इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। 2 साल से हैं 3 साल से हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं उसी पेस में। तो मुझे ये लगता है कि जो भी इस फील्ड के साथ है वो सबसे पहले ऑनेस्ट हो, कंपैशनेट हो, वही सब बातें, उसके अंदर पेशेंस हो, और वो इसको एज अ बिजनेस ना समझे, क्योंकि आपको पता ही है कि नॉर्मल से ज्यादा इसकी फीस होती है। तो हम्म। अक्सर थेरेपिस्ट इसको फिर एज अ बिजनेस ले लेते हैं। बस वो हम्म। नहीं करना। राइट जी, बहुत आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया उस चीज़ों को। और हम इसी के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। और मैं दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपने बारे में और हुक के बारे में दी, जो कि वी होप के लोगों के लिए यूज़फुल होगी, और उस इंफॉर्मेशन से उनको फ़ायदा होगा जो इस लोकेशन के आसपास रहने वाले हैं। वो आप तक पहुंच सकते हैं फॉर एनी सर्विस दैट दे रिक्वायर। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप इस तरह के सेशन रखते रहते हैं, क्योंकि बहुत अवेयरनेस की जरूरत है सोसाइटी में। राइट, यही हमारा पर्पस है जी। बहुत शुक्रिया आपका और आपके टाइम का। तो आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।